हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस ब्लॉग। सो एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। हम इसमें कोल्ड वॉर के बारे में चर्चा करेंगे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स रहा, वर्ल्ड डिप्लोमेसी रहा, तो उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद सेपरेट एक यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन उसमें क्यों हुआ था, क्या रीजन था, उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा कोल्ड वॉर के बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं, जो भाई कोल्ड वॉर क्या था, क्या हुआ और किस किस के बीच में हुआ, क्या रीजन क्या था, मेन ये है। तो इसके बारे में डिटेल्स में देखने की कोशिश करेंगे। तो जस्ट दिस इज अ बैकग्राउंड ऑफ द कोल्ड वॉर, क्या रीजन था उसके बारे में थोड़ा बहुत इस में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखो, कोल्ड वॉर के बारे में तो इन जनरल आप सब लोग जानते हैं कि दो वर्ल्ड जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब एक तरीके से कह सकते हैं जो पीस प्रोसेस चल रहा था, तो उसी टाइम वर्ल्ड दो पार्ट में बढ़ रहा था। पार्ट मतलब आइडियोलॉजिकल बेसिस पे दो पार्ट में बट रहा था। ठीक, दो पार्ट क्या क्या था। एक आइडियोलॉजी था वो यूएसए एंड वेस्ट, दूसरा था यूएसएसआर एंड एलाइड। ठीक, तो ये था। अब देखिए इस आइडियोलॉजी में क्या था कि ये जो कहते थे, ये इस पे इल्ज़ाम लगाते थे, मतलब वेस्ट वाला इल्ज़ाम लगाता था, तो भाई तुम जो हो, तुम एक मतलब नास्तिक हो, नास्तिक हो, नास्तिक आइडियोलॉजी को तुम बढ़ाते हो। ठीक, उसके बाद तुम जो हो वो मतलब स्टेट कंट्रोल वर्ल्ड को लीड कर रहे हो, लीड करते हो। ठीक, तुम एक तानाशाह तानाशाह को लेके आगे बढ़ रहे हो, तानाशाह माइंडसेट के साथ तुम आगे बढ़ रहे हो। ठीक, तो इनका ये कहना था, जो मतलब यूएसएसआर के बारे में ये कहना था, कि भाई तुम कम्युनिज्म को लेकर आगे बढ़ रहे हो। ठीक, उसके बाद इनका ये कहना था, जब तुम इस आइडियोलॉजी को बढ़ाते हो जिसमें तुम कैपिटलिस्ट हो, तुम लेबर क्लास का लेबर क्लास का एक्सप्लॉइट करते हो, एक्सप्लॉइट करते हो। ठीक, एक्सप्लॉइट करते हो। ठीक, तो ये था। अब देखिए वास्तविक में अब यदि देखोगे, ये एक दूसरे पर इल्जाम लगाने वाले, ये एक मनोवैज्ञानिक, एक मेंटल एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट हो गया था, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट हो गया था। मतलब जो कोल्ड वॉर है इसमें कहीं पे जमीन पे युद्ध नहीं लड़ा गया, इस वॉर में जमीन पे युद्ध नहीं लड़ा गया, इसमें किसी भी आर्म्स का यूज नहीं किया गया। ठीक, आर्म्स का यूज नहीं किया गया। इस ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर था। इसमें मेन था सस्पिशन, सस्पिशन ही मेन इसका रोल था। मतलब सस्पिशन क्या, भाई ये इस पे शक करते थे और ये इस पे शक करते थे। इस वॉर को देखोगे तो इस वॉर में एक मतलब आर्म्स रेस स्टार्ट हो गया था, आर्म्स रेस स्टार्ट हो गया था। जैसे कि मतलब मान लो यूएसए कोई भी रॉकेट, लॉन्ग रेंज रॉकेट बना रहा है, यूएसए सर कहेगा तुम बना लिए, अब हम बनाएंगे। अब ये बनाएगा। ठीक, अब इसके पास मान लो 1000 न्यूक्लियर वॉर हेड है, अब ये कहे तुम्हारे पास 1000 है तो हम 1500 बनाएंगे। ठीक, तो मतलब एक इस तरह का था, और इसमें जमीन पर कहीं भी वॉर नहीं लड़ा गया था, इस तरह के थे। तीसरा यदि देखोगे तो इस वॉर में क्या हुआ कि वर्ल्ड में ये चाहते थे जब भाई हमारे समर्थक देश कौन कौन से हैं, अपने देश समर्थक सपोर्टर बढ़ाने में लग गए। ठीक, सपोर्टर बढ़ाने में लगे। तो सपोर्टर बढ़ाने के लिए ये लोग क्या किए, इकोनॉमिक हेल्प एंड डिफेंस डील स्टार्ट हुआ सब में। ठीक, आर्म्स बेचना स्टार्ट हुआ। ठीक, जिससे कि हमारा समर्थक करे। तो यूएसए इधर स्टार्ट किया, यूएसएसआर इधर स्टार्ट किया। ठीक, तो ये कोल्ड वॉर है। मतलब ये भाई अपना मतलब कह सकते हैं एक तरीके से मित्र, अपना एक फ्रेंड बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट कर दीजिए, भाई हमारे विचारधारा का समर्थक या सपोर्टर कौन कौन है। यदि आप यूएसआर का आइडियोलॉजी देखोगे तो ये एक अपने आप को ये कहते हैं भाई हम समाजवादी आइडियोलॉजी के हैं, समाजवाद आइडियोलॉजी, मार्क्सवाद समाजवाद आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं, मार्क्सिज्म मानने वाले हैं। जिस आइडियोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी
एक्सप्लॉयटेटिव ग्रुप नहीं होता है, एक्सप्लॉयटेटिव ग्रुप नहीं होता है। यहाँ पे जो संपत्ति होता है, स्टेट का जो संपत्ति होता है, उस पे सभी वर्गों का अधिकार होता है, मजदूर वर्गों का अधिकार होता है, लेबर क्लास का अधिकार होता है। ये कहता है कि जो यूएसएसआर का आइडियोलॉजी है कि भाई मेरा एक ही मोटो है, समाज के अंदर से, सोसाइटी के अंदर से जो मतलब एक्सप्लॉयटेटिव ग्रुप है, जो समाज को शोषण करता है, उस ग्रुप को समाप्त करना, और समाज में जो कमजोर वर्ग हैं, जो लेबर क्लास है, जो किसान है, फार्मर क्लास है, उनको बेहतर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारी ये आइडियोलॉजी है, ठीक है, ये कहते थे। और जो कैपिटलिस्ट, ये यूएसएसए का जो आइडियोलॉजी था, वह कैपिटलिस्ट ये कहता था भाई बाजार को डिसाइड करने दो, बाजार को डिसाइड करने दो, अमेरिका इकोनॉमिक फ्रंट पे जब बाजार में क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम कैपिटलिस्ट क्लास को फ्री करो और वो प्रोडक्शन करेंगे, ये इस आइडियोलॉजी को मानते थे। इसका कहना था जब भाई हम डेमोक्रेसी, लोगों के चॉइस को बढ़ा के अकॉर्डिंग काम करते हैं, डेमोक्रेसी को बढ़ाते हैं, हम लिबर्टी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक, हम फर्टर्निटी को आगे बढ़ाते हैं, हम इस आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। मतलब इंडिविजुअल के राइट को इस आइडियोलॉजी के अंदर, यूएसएसए एंड वेस्ट के आइडियोलॉजी में प्रमोट किया जाता है, इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट किया जाता है। भाई आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, उसके अकॉर्डिंग आप तय कर सकते हैं। लेकिन ये यूएसएसआर के अंदर था, ये कलेक्टिव आइडियोलॉजी पे काम करते थे। तो भाई यदि किसान वर्गों का हित देखना है तो यहाँ पे किसान वर्गों का, यहाँ पे एक का यदि हित उसमें नहीं छुपा हुआ है तो उसको नहीं देखा जाए। मतलब कलेक्टिव हित को देखना है भाई, किसान का हित वर्गों को देखना है, मजदूर वर्गों के हितों को ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। यदि इसमें कोई पूंजीपति या कोई जमींदार क्लास है तो उसके हितों से उसके इंटरेस्ट को हमें नहीं देखना है, उसको खत्म करना है, ठीक। इस तरह की आइडियोलॉजी को यूएसएसआर लेके बढ़ रहा था। तो ये चाहते थे जो ये आइडियोलॉजी वर्ल्ड में और इवन एशिया एंड जो डीकोलोनाइज कंट्री है उसमें ये आइडियोलॉजी से क्या होगा, सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी आएगी, हम इसको बढ़ाएंगे। ये कहता था नहीं भाई हमारी आइडियोलॉजी से यदि चलेगा तो हम अभी जो डीकोलोनाइज कंट्री है या जो वर्ल्ड में कंट्री है उसको हम मतलब वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे इक्वलिटी उसके थ्रू आएगा। ये कहता था जब हमारे आइडियोलॉजी के थ्रू आएगी, जिसमें स्टेट सब कुछ को कंट्रोल करेगा और स्टेट डिसाइड करेगा जब भाई किसान को क्या करना है, मतलब मजदूर वर्ग को क्या करना है, या इंडस्ट्री जो होगा उसमें स्टेट का कंट्रोल होगा, इंडस्ट्री क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, मार्केट नहीं डिसाइड करेगा, लोगों का चॉइस नहीं डिसाइड करेगा, वो स्टेट डिसाइड करेगा कि जो भाई अभी स्टेट के अंदर कपड़े की जरूरत है तो स्टेट कपड़ा का प्रोडक्शन करेगा, यदि अभी स्टेट को डिफेंस इक्विपमेंट की जरूरत है तो स्टेट जो इंडस्ट्री है वो डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन करेगा, यदि जनता यदि कपड़ा मांग रहा है तो वो उस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करेगा। ये कहता था नहीं भाई यहाँ पे जो इंडस्ट्री होगी तो वो मार्केट में जिस चीज़ का डिमांड है उसका प्रोडक्शन करेगा। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था, इसी आइडियोलॉजी को दोनों वर्ल्ड में आगे बढ़ाना चाहते थे, ठीक। लेकिन ये जो एक सस्पिशन या ये आइडियोलॉजी या एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, इसके पीछे का जो रीजन है, ओरिजिन जो फैक्टर है, उस चीज को हमें देखने की जरूरत है, जो भाई क्या क्या इसमें फैक्टर रहा था जिसके वजह से ये जन्मा, इसका उद्भव हुआ, ओरिजिन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में हमको देखने की जरूरत है। देखो आप तो ये तो जानते हैं कि जब भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या हुआ था कि एक तो दो गुट में थे, एक तो भाई मित्र राष्ट्र था, मित्र राष्ट्र, ठीक है, और दूसरा क्या था, एलाइड पावर था, ठीक है, एलाइड पावर। देखो इसमें क्या था, मित्र राष्ट्र के अंदर, इसके अंदर था आपका वेस्ट, वेस्ट में क्या हो गया, रसिया, नहीं इसके वेस्ट के अंदर मित्र राष्ट्र में आप देखोगे तो पहले था फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक, फ्रांस ब्रिटेन ये सब इसमें थे, ठीक है। इसके अंदर था जर्मनी, इटली, इटली ये था, ऑस्ट्रिया हंगरी ये सब था, ठीक। इसके अंदर भी देखोगे तो ये सब दो गुट में वर्ल्ड बट चुका था, ठीक, दो गुट में वर्ल्ड बट चुका था। हुआ क्या 1941 में जैसे ही पर्ल हार्बर पे ये जापान ने अटैक किया, तो जापान को अटैक करने के बाद जापान ने पर्ल हार्बर यूएसए के अंदर अटैक किया, तो फिर जापान यूएसए ने क्या किया, इसके साथ आ गया, यूएसए इसके साथ आ गया, समझ गए। उसके बाद जब यूएसएसआर पे हिटलर का अटैक हुआ तो ये भी इसके साथ आ गया। मतलब
एक ही गुट में दो विभिन्न, दो अलग धुरी वाले देश, मतलब दो डिफरेंट आइडियोलॉजिकल देश एक ही गुट में आ गए थे, समझ गए। अब ये सब मिलके किसको पराजित करना था, ठीक, इसको पराजित करना था, इस गुट के अलाइड पावर को पराजित करना था, ठीक। आप देखिए अब इस यहाँ से स्टार्ट होता है जब 1945 में, तो आप जानते हैं कि नागासाकी हिरोशिमा के ऊपर एटम बम गिराने के बाद से जापान ने जैसे ही सरेंडर किया, उसके बाद वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, समझ गए, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक आते आते इन दोनों देशों में, मतलब दो दो देश निकल के आए, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन ये बहुत डैमेज हो चुका था। इसको, इसका इकोनॉमी इतना स्ट्रांग, मतलब ये इतना स्ट्रांग था नहीं युद्ध के बाद। स्ट्रांग इधर आया कौन, यूएसए स्ट्रांग बना, ठीक, क्योंकि यूएसए इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत स्ट्रांग हो गया था। वर्ल्ड वॉर में ही देखोगे तो ये बहुत सबको पैसा वैसा दिया था, इधर फ्रांस ब्रिटेन को पैसा दिया था, और यूएसए के जमीन पे युद्ध नहीं लड़ा गया था, ठीक है, यूएसए बहुत दूर था, ठीक, वहां पे नहीं था। एक तो ये यूएसए स्ट्रांग हो गया था, और इधर था दूसरा यूएसएसआर था, समझ गए। तो इन दोनों के बीच में मतभेद स्टार्ट होता गया, और इन दोनों के बीच में ही नहीं, इसके आप देखो विचारधारा के स्तर पे देखोगे तो फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए ये तीनों एक विचारधारा के कंट्री थे, और यूएसएसआर का एक विचारधारा था। लेकिन जब जर्मनी के साथ फाइट करना था तो ये चारों एक साथ मिलके फाइट किए थे, जर्मनी सरेंडर किया था, समझ गए। तो जो दोनों के बीच में इन दोनों मतलब जो कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है, इसके पीछे जो रीजन है, वो रीजन को अब हम एक एक करके देखेंगे। देखिए जब जर्मनी को जब हरा दिया गया, जर्मनी को जब हरा दिया गया, तो अब देखिए ये हो गया आपका यूरोप का नक्शा, ये हो गया यूरोप का नक्शा, ठीक, ये हो गया आपका फ्रांस, ये हो गया जर्मनी, जर्मनी, ठीक, ये जर्मनी, ये हो गया आपका इटली, ये हो गया ईस्टर्न यूरोप, ये हो गया यूएसएसआर, समझ गए, यूएसएसआर हो गया, ठीक। यहाँ पे है आपका ब्रिटेन, समझ गए, ठीक। और यूएसए को तो पता ही है, यूएसए यहाँ पे है। जब जर्मनी को हरा दिया गया, तो जर्मनी को हराने के बाद क्या हुआ कि इस सेक्टर में इधर जो है, जर्मनी कहाँ तक फैल गया था, जर्मनी इधर इसको पूरे अपने अंदर ले लिया था। इधर कौन कौन था, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी और पोलैंड, ये सब ये कंट्री थे, चोकोस्लोवाकिया था, ये सब था। उसके बाद ये युगोस्लाविया, ये सब, ये पूरा ईस्टर्न यूरोप का पार्ट था, समझ गए। तो या पहले जर्मनी का कहाँ, इधर पूरा कंट्रोल था, तभी तो इधर कंट्रोल करते हुए यूएसएसआर में जर्मनी घुस गया था 1941 में जाके, समझ गए। तो एक वैक्यूम सा आ गया था। अब इस वैक्यूम को फुलफिल करना जरूरी था। जर्मनी को जैसे ही हरा दिया गया, तो भाई पूरा इधर पूरा ये वैक्यूम आ गया था, पूरा ये इधर वैक्यूम आ गया था पूरी, क्योंकि कंट्रोल इसके हाथ में था, तो भाई जिसके कंट्रोल था वो खत्म हो गया, तो यहाँ पे वैक्यूम को फुल करना जरूरी था। अब जब इसमें फुलफिल करने की बात आई, तो यूएसएसआर का ये मानना था जो भाई अब इसमें करेंगे क्या कि करेंगे क्या कि हमारा जो साम्यवादी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के गवर्नमेंट को हम यहाँ पे बिठाना स्टार्ट करेंगे, समझ गए, हम इधर बैठाना स्टार्ट करेंगे उस विचारधारा के लोगों को, ठीक। और ये जो वेस्ट वाला फ्रंट था वो कहता था भाई इस तरह से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे इधर जो है यहाँ पे इलेक्शन कराया जाएगा और डेमोक्रेसी के से यहाँ पे सरकार बिठाई जाएगी, ठीक है। दोनों के बीच में क्या हुआ, ग्रुप में एक याल्टा कॉन्फ्रेंस हुआ था, याल्टा कॉन्फ्रेंस हुआ था, और याल्टा कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात पे सहमति बनी थी जो भाई हम इधर जो भी है डेमोक्रेसी और इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट को बिठाया जाएगा। लेकिन जो यूएसएसआर है ये इसको उल्टा काम करना स्टार्ट कर दिया था, समझ गए, कर दिया था, यहाँ पे अपने आइडियोलॉजी के लोगों को बिठाना स्टार्ट किया, अपने आइडियोलॉजी के सरकार को बिठाना स्टार्ट किया। तो इसके पीछे भी एक रीजन है। आप यदि यूएसएसआर को देखोगे तो यूएसएसआर के हिस्ट्री में ये है कि वाइकिंग से लेके वाइकिंग वाइकिंग से लेके आप इधर तक हिटलर तक यदि देखोगे, तो जब भी यूएसएसआर के अंदर अटैक हुआ वो इधर से ही हुआ, ईस्टर्न यूरोप से ही हुआ। तो यूएसएसआर का ये जो एक वल्नरेबिलिटी था ये बहुत ज़्यादा है ईस्टर्न यूरोप को लेकर। इससे यहाँ पे नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन है, ज्योग्राफी में पढ़ोगे नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन है, मैकेंडर का थ्योरी पढ़ोगे तो एक कॉन्सेप्ट आता है जो इस पे कंट्रोल करेगा वो कैसे। तो इधर से अटैक होता था, तो इसके लिए यूएसएसआर चाहता था कि भाई हमारी विचारधारा का यहाँ पे यदि सरकार बन जाएगा
तो एक अच्छा रहेगा, एक हमें डेटरेंस मतलब एक हमें मतलब क्या कह सकते हो, एक बफर स्टेट की तरह ये काम करेगा और हमारे ऊपर आगे फ्यूचर में अटैक नहीं होगा। लेकिन वेस्ट ये नहीं चाहता था, समझ गए, जो ये वाले थे। अब देखिए, जब तो ये एक डिफरेंस का कारण था, स्टार्ट हो गया यहाँ पे, समझ गए। दूसरा चीज देखोगे 1940 मतलब 1941 के बाद 1945 में जाके जब यूएसए ने जापान के ऊपर एटॉमिक बम से अटैक किया, एटॉमिक बम को अटैक किया, तो पूरा वर्ल्ड सन्न रह गया था उस टाइम, वर्ल्ड सन्न रह गया था। और सबसे सबसे ज़्यादा सन्न रहा यूएसएसआर, क्योंकि यूएसएसआर ये देख रहा था जो भाई आइडियोलॉजिकल लेवल पे ये हम तो मेल नहीं खाते हैं इससे, कहीं यूएसए के पास दो के अलावा यदि तीसरा भी है तो कहीं ये हमारे मॉस्को और ये लेनिनग्राद पे ये गिरा देता है, तो यूएसएसआर या कम्युनिज्म या इस तरह की जो आइडियोलॉजी है ये तो पूरे खत्म हो जाएगा। तो यूएसएसआर मतलब इस बात से ना मतलब एक तरीके से मतलब शक करने लगा वेस्ट के ऊपर, यूएसए के ऊपर, जो भाई ये जब एटॉमिक बम बना रहा था तो ये हमें क्यों नहीं बताया, ये हमें क्यों नहीं बताया, ये क्यों चोरी छिपी करके ये बना रहा है, इसका मतलब क्या ये अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है, ये हमारे ऊपर या इस आइडियोलॉजी के ऊपर इम्पोज करना चाहता है, ठीक। तो 1900 ये 1945 से लेके और ये 1953 तक, आई थिंक 1953 में जाके यूएसएसआर एटॉमिक कंट्री बना। तब तक ये जो यूएसएसआर जो था बहुत ही डिफेंसिव काम कर रहा था, डिफेंसिव काम कर रहा था, क्योंकि उसे हमेशा डर सताता था जो भाई कभी किसी भी तरीके का वॉर स्टार्ट होता है तो कहीं यूएसए जाके हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम बच नहीं पाएंगे। तो ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो था यूएसए के द्वारा, तो इससे यूएसएसआर की हालत खराब हो गई थी, ठीक है। उसके बाद यदि तीसरा फैक्टर यदि देखोगे तो होने के बाद तीसरा फैक्टर जो देखोगे तो 1941 में जब जब हिटलर ने इसके ऊपर अटैक किया, यूएसएसआर के ऊपर अटैक किया, इधर से यूएसएसआर के ऊपर हिटलर ने अटैक किया और इधर था आपका फ्रांस, इधर हो गया ब्रिटेन, अटैक किया। तो ये कहता था कि क्या कहते हैं, यूएसएसआर इस फ्रांस और जर्मनी और इसको कहता था, तो भाई आप लोग यदि एक और फ्रंट खोल देंगे इस साइड से, इस वेस्टर्न साइड से यदि आप एक फ्रंट खोल देंगे तो जो पूरी कंसंट्रेटेड है, जो जर्मन का पूरा फोर्स कंसंट्रेटेड है यूएसएसआर की तरफ, ये बट जाएगा तो हमें थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। लेकिन जो ये गुट जो थे जर्मनी, ये फ्रांस और ब्रिटेन वाले गुट जो थे, ये इस बात को अनसुना करते थे। ये कहते थे जो पहले हम इधर इटली को पराजित करेंगे, पहले हम इटली को पराजित करेंगे, उसके बाद जाके हम इधर आएंगे, करीब किए भी वैसे ही। तो इससे भी यूएसएसआर को मन में एक शंका हो गया जो भाई ये हमें भी बर्बाद करना चाहता है, इसी की तरह लपेटना चाहता है। और इटली ये फ्रांस और ब्रिटेन ये सोचता था जब भाई बढ़िया है कि इधर ये फासिस्ट और दूसरा ये कम्युनिस्ट, ये दोनों एक दूसरे से लड़कट के मर जाएगा, हम लोग इधर मतलब आराम से रहेंगे। तो इसका ये सोचना था, तो इसीलिए सेकंड फ्रंट खोले नहीं। तो सेकंड फ्रंट नहीं खोलना एक यूएसएसआर के मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यदि देखोगे जब इटली में जो था नाजी जो था, नाजी को हराने के बाद क्या किए इन्होंने, जो मित्र राष्ट्र थे, इसको नाजी को हराने के बाद, इटली को हराने के बाद यहाँ पे इन्होंने फासिस्ट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। नाजी को हरा दिया और फासिस्ट को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। क्यों फासिस्ट को सपोर्ट करना स्टार्ट किए? क्योंकि उन्हें ये लगता था कि भाई कम्युनिस्ट से अच्छा फासिस्ट है, वो ये मानते थे कि भाई कम्युनिस्ट से अच्छा फासिस्ट है, समझ गए। तो वो फासिस्ट को ये चीज भी यूएसएसआर को पच नहीं रहा था, डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, तो भाई इस तरह का कैसे चलेगा। तो ये सब आप एक तरीके से देख सकते हो, समझ गए। अदर फैक्टर यदि देखोगे यूएसएसआर के तरफ से यदि देखोगे तो 1939 में जाके यूएसएसआर जो है वो जर्मनी के साथ एक भाई एग्रीमेंट कर लिया था, दोनों के बीच एक ट्रीटी हो गई थी जो हम न तो आप पे अटैक करेंगे ना आपके, मतलब हिटलर के साथ एक ट्रीटी कर ली थी, ना हम आप पे अटैक करेंगे ना आप हम पे अटैक कीजिएगा। तो ये एक ट्रीटी हो गई थी।
तो ये ट्रीटी भी इसको ये ट्रीटी इधर इधर फ्रांस और ब्रिटेन को ये दिखा रहा था, तो भाई तुम तो एक ट्रीटी कर चुके हो उसके साथ, यदि तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करता, तुम्हारे यूएसए तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करता, तो तुम तो कुछ नहीं करते। ठीक, समझ गए। आप देखोगे कि 1940 याल्टा कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, याल्टा कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, याल्टा कॉन्फ्रेंस, ठीक, उसमें इस बात पे तय हुआ था कि जापान पे आप अटैक करोगे, जापान पे अटैक करोगे। किसको बोला गया था याल्टा कॉन्फ्रेंस में? यूएसएसआर को बोला गया था, जो भाई आपके नज़दीक, आपके ईस्टर्न साइड से जापान नज़दीक है, तो आप इसके ऊपर अटैक करोगे। जापान, यूएसएसआर ने भी मान लिया था। अब यूएसएसआर के साथ ये प्रॉब्लम है कि यूएसएसआर जो था वो जर्मनी से भी ट्रीटी कर लिया था और जापान से भी ट्रीटी कर लिया था, जापान से भी ट्रीटी कर लिया था, जो भाई हम आपके ऊपर इन्वेजन नहीं करेंगे। 1940 में ही इसका ट्रीटी हुआ था जापान से, 5 वर्ष, 5 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए हो गया था। और 1939 में हुआ था, हिटलर के साथ हुआ था। लेकिन ये जब इस गुट में आया तो ये इसको फोर्स किया गया करने के लिए, यूएसएसआर ने इस चीज को भी नहीं माना। समझ गए। तो ये सब फैक्टर्स जो थे उस टाइम का, आप इसमें देख सकते हो। दूसरा यूएस, और देखोगे यूएसएसआर का ये कहना था, जब भाई तुम लोगों ने जिस तरीके से, ये फ्रांस और ब्रिटेन को कह रहा था, जिस तरीके से तुम लोगों ने अपीजमेंट की पॉलिसी को, अपीजमेंट की पॉलिसी को तुम लोगों ने प्रमोट किया है, जब जब हिटलर इधर चेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर जब अटैक कर रहा था, तब तब आप लोग क्या देख रहे थे? आप उसको सब कुछ को मानने को तैयार थे, ये भी मानने को तैयार थे कि भाई ऑस्ट्रिया हंगरी को अपने एनेक्स कर लिया, उसके बाद चेकोस्लोवाकिया को वो एनेक्स कर लिया, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ कर नहीं रहे थे। तो उससे भी यूएसएसआर के एक शक बढ़ता गया। समझ गए। तो हम ये जो जो इन दोनों के बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हुआ, तो हम इसके कारण को हम बता रहे हैं। तो और देखोगे आगे, यदि कारण देखोगे तो एक हुआ था क्या कि इसके बीच कि जैसे देखो ग्रीस, तो यूएसए और नहीं ब्रिटेन ब्रिटेन एंड यूएसएसआर, ये इसके बीच में ये बात हुई थी, जब भाई अब युद्ध समाप्त हो गया है, तो जो भी नव नव मतलब नए नए राष्ट्र बनेंगे, तो उसमें याल्टा कॉन्फ्रेंस में ये होता है, जो भाई डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, इस सब को हम आगे मतलब बढ़ाएंगे इसके थ्रू। तो यूएसएसआर ने भी चलो भाई ठीक है, देखते हैं क्या होता है, ये करके चला गया था। लेकिन यूएसएसआर इस तरह क्या किया, क्योंकि उसे वाइकिंग्स लेके हिटलर देखा, जो भाई जो भी हमारे ऊपर अटैक हुआ इधर वेस्ट से ही हुआ है, तो इसीलिए हम इधर चाहते हैं, अपना आइडियोलॉजी के गवर्नमेंट को बनाना चाहते हैं। ग्रीस में क्या हुआ कि ग्रीस के बारे में ये बोला गया था कि जो भाई यहाँ पे ब्रिटेन के कंट्रोल में ग्रीस रहेगा। ठीक ठीक, ब्रिटेन के कंट्रोल में ग्रीस रहेगा, समझ गए। लेकिन क्या किया ब्रिटेन ने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिज्म आइडियोलॉजी का सरकार यहाँ पे ना बने, तो यहाँ पे ग्रीस में राजतंत्र को ब्रिटेन ने राजतंत्र को आगे बढ़ाने का काम किया, राजतंत्र को बिठा दिया। इससे यूएसएसआर का बोला, तो भाई तुमने बोला कि हम अपने कंट्रोल में रखेंगे, तुम यहाँ पे राजतंत्र को बढ़ा रहे हो आगे। अब राजतंत्र को बढ़ा रहे हो, कल तुम फिर डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म ये सब लेके आ जाओगे, अपने सपोर्ट का यहाँ पे सरकार बना लोगे, अपने सपोर्ट का। तो हाँ, तो इससे अच्छा तो हम कम्युनिस्ट लीडर है जो भी है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक मतलब एक दोनों के बीच में जो डाइवर्स मतलब ये हुआ था, उसके रीजन था। उसके बाद देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो देखेंगे, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर का मतलब डैमेज बहुत हुआ था, डैमेज यहाँ पे यूएसएसआर बहुत हुआ था। आप देखोगे तो जर्मनी पूरे कंसंट्रेट हुए, जो वन फ्रंट, सेकेंड फ्रंट आपको बताए हैं, तो बहुत डैमेज हुआ था। तो यूएसएसआर चाहता था, जब भाई जो हमारा डैमेज हुआ है, तो उसको हमारे जर्मनी से वसूल करके हमें करो दो। लेकिन यूएसए कहता था नहीं नहीं, अब तुम ये वसूलोगे तो फिर जर्मनी की इकॉनमी उतना हाई नहीं, तो ये सब वसूलीकरण ये बंद करो। तो ये एसएसआर का इससे भी प्रॉब्लम हुआ, जब भाई तुम हमारा इतना डैमेज हुआ, तो फिर इसको कौन भरेगा? हम तो जर्मनी से हमें लेना चाहिए। लेकिन इधर वेस्ट वाले जो थे, ये इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे। तो ये एसएसआर को इससे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। उसके बाद यदि देखोगे आप,
तो एक और घटना ये था कि आप इधर देखो, एशिया के अंदर क्या हुआ, एशिया के अंदर क्या हुआ कि ईरान को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के लिए यहाँ पे ब्रिटेन, और ब्रिटेन की आर्मी और यूएसएसआर की आर्मी था, क्योंकि ब्रिटेन इधर यूएसएसआर का बॉर्डर टच करता है, ये दोनों का आर्मी था यहाँ पे। तो इसके बाद क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, क्योंकि ये था कि जो भाई इधर नाजी वाला जो है इधर यहाँ पे ये आए ना, तो इसीलिए ये दोनों इसको मतलब काउंटर करने के लिए यहाँ पे थे, एशिया के अंदर, इधर ईरान के अंदर। तो जब युद्ध खत्म हो गया तो ब्रिटेन ने अपना आर्मी हटा लिया, लेकिन यूएसएसआर ने अपना आर्मी यहाँ से नहीं हटाया। तो फिर ये वेस्ट वाले बोले जो भाई तुम अपना आर्मी क्यों नहीं हटा रहे हो, तो ये कह रहे थे भाई यहाँ पे हम अपना रख रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। एक तो हमारा ऑयल का प्रॉब्लम है, ऑयल का सप्लाई होगा, दूसरा इससे क्या होगा कि हमारे जो यूएसएसआर का एक प्रॉब्लम ये था कि इसके पास कोई हॉट वाटर पोर्ट नहीं था, गर्म जल का कोई पोर्ट नहीं था, तो इसका ये था जो भाई इसके थ्रू हम अरेबियन सी में आराम से आ जाएंगे, तो वो भी एक रीजन था। ठीक है, यदि हिस्टोरिकल रीजन के बारे में बात किया जाए तो आप ये देखोगे कि 1933 तक जो है यूएसएसआर की मान्यता भी नहीं दिया, यूएसए ने और वेस्ट, यूएसए ब्रिटेन, ये सब जो है वो मान्यता भी नहीं दिया था। तो ये तो हिटलर, जो एक हिटलर जैसा भस्मासुर वहाँ पे वेस्ट में आ, मतलब यूरोप में आ गया, इसीलिए यूएसएसआर को मान्यता भी दिया, रिकॉग्नाइज भी किया गया इंटरनेशनल लेवल पर, अदरवाइज ये लोग मान्यता भी नहीं दिए थे। उसके बाद कहा जाता है कि कहा जाता है कि बोल्शेविक जो क्रांति हुआ था 1977 में, बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था, उस बोल्शेविक क्रांति 1917 में, उस बोल्शेविक क्रांति को दबाने के लिए अमेरिकन ने कोशिश की थी कि वहाँ का जो जार था या वहाँ का जो व्हाइट आर्मी थी उसको सपोर्ट किया था, और इधर यूएसएसआर को भी इससे दिक्कत है जो भाई तुम, हम जब उस टाइम क्रांति कर रहे थे राजा के अगेंस्ट, तब तुम लोगों ने क्या किया था, वहाँ के राजा को, वहाँ के व्हाइट आर्मी को सपोर्ट किया था और हमारे अगेंस्ट किया था। फिर वेस्ट कहता है कि भाई तुम जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुम बिना कहे सुने तुम यहाँ से निकल गए थे, यूएसएसआर के बारे में 1917 में चला गया था ना जर्मनी, जो यूएसएसआर था वो युद्ध से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बाहर निकल गया था, जर्मनी के अगेंस्ट तुम, हम लोग लड़ रहे थे तब तुम वहाँ बाहर निकल गया था, तो इससे भी इन दोनों के बीच में खाई बढ़ता जाता है। तो आप यदि देखोगे तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनमें इन दोनों के बीच में, इन दोनों विचारधारा के बीच में खाई बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, समझ गए। तो ये बढ़ते 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 एक कह सकते हैं आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर चल ही रहा था, समझ गए। तो ये एक छोटा सा एक बैकग्राउंड है, अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, जिसमें हम डिटेल्स में देखते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।